हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। ये हमारा वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। ठीक है, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट हमारा सेकेंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट हमारा खत्म हो चुका है, न्यूमेरिकल्स कुछ बचे हैं, वो साथ साथ में हम करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यूनिट सेकेंड जो है वो किस चीज पे आधारित है। यूनिट सेकंड हमारा आधारित होगा विद्युत धारा पर। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम दो यूनिट्स हम स्टडी कर रहे हैं, हमने आवेश की स्टडी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आवेश को हम दो पार्ट में स्टडी कर रहे हैं। एक स्थिर अवस्था में, जो कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, और एक आवेश जो है वो गतिमान अवस्था में, वो हम यूनिट सेकेंड में पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट सेकेंड में हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत धारा से रिलेटेड जो भी नियम है, किरचॉफ का लॉ है और ओम का नियम है, विद्युत प्रतिरोध है, ठीक ना, चालकता है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारे टर्म्स है। उन सारे टर्म्स की स्टडी हम इस यूनिट सेकंड के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि विद्युत धारा क्या है ना, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा की इंपॉर्टेंस क्या है, और किसी भी सर्किट में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा को कंटिन्यूअसली कौन प्रवाहित करता है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना। और वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो को ऑनलाइन वॉच करना, डाउनलोड बिल्कुल भी मत करना। देखिए, विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, ठीक है, विद्युत धारा की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद हम चर्चा करते हैं विद्युत धारा पे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो आदमी है, ठीक है ना, एक का नाम है ए, दूसरा एक आदमी है, ठीक है, इसका नाम है बी। दोनों ही बीमार हैं, ये भी बीमार है, ए भी बीमार है और बी भी बीमार है, ठीक है ना। इन दोनों को ग्लूकोज चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? इसको भी ग्लूकोज की जरूरत है, इसको भी ग्लूकोज की जरूरत है, ठीक है ना। इसको भी हम 250 ml ग्लूकोज चढ़ाते हैं ए को, इसको भी हम 250 ml ग्लूकोज इसको भी चढ़ाते हैं, ठीक है, दोनों को 250 ml से ग्लूकोज चढ़ाना है ना। इस ए पर्सन को हम क्या करते हैं, 250 ml का जो ग्लूकोज है वो 2 घंटे में चढ़ाते हैं। मतलब धीरे 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 इसके बॉडी पे हम ग्लूकोज प्रवेश कराते हैं, ठीक है। वही जो हमारा बी पर्सन है, जो बी व्यक्ति है जो बीमार है, इसको भी 250 ml का ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, और ये 250 ml का ग्लूकोज इसको जब हम चढ़ाते हैं, ये चढ़ा देते हैं हम इसको 10 मिनट के अंदर। कितने? मतलब इसको हम 2 घंटे तक इसको दे रहे हैं ग्लूकोज, धीरे धीरे इसके बॉडी में प्रवेश करा रहे हैं, है ना। इसको जब हम ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं बी को, तो इसको 10 मिनट के अंदर ही हम क्या करते हैं, 250 ml ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। तो क्या ये बचेगा? डेफिनेटली नहीं बचेगा, क्योंकि अगर 250 ml का ग्लूकोज अगर हम 10 मिनट में या 10 मिनट से कम समय में अगर इसके बॉडी में प्रवेश करा देते हैं, तो क्या ये बचेगा? बिल्कुल भी नहीं बचेगा। ये इसकी यहाँ पे हो सकती है कि डेथ हो जाए, इसके प्राण जो है वो उड़ जाएंगे। लेकिन ये वही जब इसके अंदर 2 घंटे तक 250 ml का ग्लूकोज चढ़ाएंगे, तो धीरे 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 ये उस चीज का क्या करेगा, आनंद लेगा, और ये परम आनंद लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि उतना ही अमाउंट अगर हम समय के हिसाब से अगर चेंज करते हैं, 10 सेकेंड और यहाँ पे 2 घंटे, 2 घंटे में चढ़ाएंगे तो धीरे 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 चढ़ेगा। इसमें इसकी प्रवाह की जो दर है, प्रवाह दर ये बहुत कम है इसका, लेकिन इसमें ग्लूकोज अगर इसके बॉडी में चढ़ रहा है तो इसका जो प्रवाह दर है ये बहुत ज्यादा है। तो अगर प्रवाह की दर अगर बहुत ज्यादा कर देते हैं तो वो चीज हमारे लिए होता है डेंजरस होता है, लेकिन वही प्रवाह की दर अगर रिड्यूस करते, कम करते हैं, तो वो जो चीज है वो हमारे लिए होता है हेल्पफुल होता है। तो सेम ऐसे ही अगर आवेश किसी वस्तु में से प्रवाहित किया जाता है, आवेश अगर किसी वस्तु में क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो आवेश प्रवाह की जो दर है इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एक समझ लिए, मतलब जो आवेश है, यहाँ पे आवेश को आप लिंक कर दीजिए ग्लूकोज के साथ। किसके साथ? ग्लूकोज के साथ लिंक करिए, ठीक ना। तो आवेश प्रवाह की जो दर है इसका भी अपना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कोई एक आदमी है, उसके बॉडी से आवेश 10 कूलम का आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, कितने घंटे में? 10 घंटे में। 10 घंटे में 10 कूलम का आवेश ए व्यक्ति के बॉडी में से प्रवेश कराया जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन वही है, अगर 10 कूलम का आवेश 2 सेकंड के अंदर अगर ए बी व्यक्ति के बॉडी में से प्रवेश कराया जाए, तो इसके अगेन क्या होगा, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे।
तो ना इसका मतलब है कि जब भी किसी भी चीज में से आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो उसके प्रवाह की दर का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। आवेश का अपना एक इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसके प्रवाह की दर का भी अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। तो आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसी चीज को हम कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, चलिए इसको एक और चीज से एग्जाम मतलब समझते हैं। जैसे लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, तो बिजली जब गिरती है तो बहुत ही कम समय में, नेग्लिजिबल समय में बहुत ज्यादा करंट जो है वो अर्थ के ऊपर गिरता है, किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरता है, किसी पेड़ के ऊपर गिरता है। तो बहुत ही कम सेकंड में जब बहुत ज्यादा आवेश किसी पेड़ के ऊपर, किसी जानवर के ऊपर या किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरता है तो वो उस पूरी चीज को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। लेकिन उतना ही आवेश अगर हम बहुत समय तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर उस वस्तु के ऊपर से पास करें, उस वस्तु के ऊपर से गुजारे, तो वहां पे उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब किसी वस्तु में से आवेश प्रवाहित होता है तो उसके प्रवाह की दर का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। उसके आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसी को कहते हैं विद्युत धारा। क्लियर है? ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है कि आवेश अगर किसी वस्तु से अगर प्रवाहित हो रहा है तो उस आवेश प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो बेसिकली अगर हम समझें तो विद्युत धारा का मतलब होता है गतिमान आवेश। क्या है ये? गतिमान आवेश। आवेश अगर गतिमान है, आवेश अगर फ्लो कर रहा है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रहा है या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, तो उसका मतलब है कि वो धारा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो इसके अगर डेफिनेशन अगर बनाएंगे तो आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं यदि t समय में किसी वस्तु से q आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा I बराबर है Q अपॉन T। कितना जाएगा? प्रवाह की दर का मतलब होता है समय से उसका डिवाइड करना। ठीक है, तो अगर किसी t समय में अगर किसी वस्तु से अगर q आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है तो उस वस्तु से या उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I इक्वल टू Q अपॉन T। क्या जाएगा? Q अपॉन T। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम यूज करते हैं जब हमारे पास धारा क्या होता है? नियत होता है। धारा कैसा हो? नियत हो। ठीक है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आवेश, जैसे मान लेते कि एक सेकंड में, पहले एक सेकंड में, ठीक है ना, 2 कूलम का आवेश प्रवाहित हुआ, फिर दूसरे सेकंड में, दूसरे सेकंड में फिर 2 कूलम का आवेश प्रवाहित हुआ, फिर तीसरे सेकंड में, ठीक है ना, फिर भी 2 कूलम, मतलब हर एक सेकंड में जो है 2 कूलम का आवेश क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। तो इसका मतलब वहां पे धारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जब धारा कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में I इज इक्वल टू क्या जाएगा? Q अपॉन T। अगर Q का वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो? नियत हो। यह लिख सकते हैं यदि Q समय के साथ नियत हो, तो उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं धारा निकालने के लिए। क्लियर है? ये सारी चीजें आप नोट करते चलना। चलिए, यदि Q समय के साथ परिवर्तित हो तो मतलब अगर समय के साथ आवेश क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जैसे पहले एक सेकंड में 2 कूलम का आवेश प्रवाहित हुआ, फिर दूसरे सेकंड में 5 कूलम का आवेश प्रवाहित हुआ, फिर तीसरे सेकंड में हो सकता है 3 कूलम का आवेश। तो इस तरीके से जैसे जैसे समय बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके साथ साथ आवेश की मात्रा जो है वो चेंज हो रहा है। तो अगर यहाँ पे चेंजेबल हो, क्यों चेंजेबल हो? किसके सापेक्ष? समय t के सापेक्ष। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में धारा को हम लिखते हैं, धारा I बराबर होता है dq बाय dt। क्या होता है? dq बाय dt। इसको हम अवकलन रूप कहते हैं। I इक्वल टू होता है dq अपॉन dt। तो इसका यूज कब करेंगे? जब आवेश q का जो मान है वो समय के साथ क्या होगा? परिवर्तित होगा। ठीक है, परिवर्तित हो तो I इक्वल टू dq अपॉन
dt। चलो बहुत बढ़िया, ये तो आ गया धारा की बात कि धारा जो है उसका मतलब होता है कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को, या हम इस तरीके से कह सकते हैं किसी चालक से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब इसी इक्वेशन से अगर हम डिफाइन बनाते हैं, डेफिनेशन बनाते हैं, यदि t = 1 सेकंड तो I = क्या जाएगा Q। तो हम लिख सकते हैं, तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब है किसी चालक से अगर प्रति सेकंड या प्रति एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा उस आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कह सकते हैं। चलो, तो दो डेफिनेशन हो गया, एक ये वाला डेफिनेशन हो गया, एक ये वाला डेफिनेशन हो, दोनों डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं अगर धारा की परिभाषा पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए इतना नोट कर लिए। इसके बाद अगर हम बात करें इसके मात्रक की, ठीक, मात्रक क्या होता है? मात्रक किस तरीके का मात्रक है? मात्रक क्या होगा? तो मात्रक देखिए, आवेश का मात्रक होता है कूलम पर समय का मात्रक होता है सेकंड। तो धारा का मात्रक हो जाएगा कूलम पर सेकंड, या कूलम पर सेकंड को हम लिखते हैं एम्पियर। क्या लिखते हैं? एम्पियर। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत धारा को जो भी हम मेजर करते हैं तो ऐसे सिस्टम में हम किस में मेजर करते हैं? इसको एम्पियर में मेजर करते हैं। और ऐसे सिस्टम में ही हमें डील करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो कैसा मात्रक होता है? एम्पियर होता है। अगर इसकी बीमा की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बीमा की, ठीक है, तो बीमा की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब बीमा होता है, देखिए एम्पियर विद्युत धारा, और विद्युत धारा क्या है? एक मूल भौतिक राशि है। कैसी राशि है? मूल भौतिक राशि है। इसीलिए इसकी जो बीमा है वो क्या जाएगा? ए। बीमा क्या जाएगा? ए। अगर इसकी राशि की बात करते हैं तो ये एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि बात करेंगे अभी? क्यों अदिश राशि है? क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि वैद्युत धारा अदिश राशि क्यों है, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसकी दिशा, धारा की जो दिशा है, दिशा क्या होता है? धारा की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। पहली बात, कहां से? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर। ठीक है, धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या स्लैश हम लेते हैं धन आवेश की गति की दिशा में, मतलब किसी भी चालक के अंदर धनावेश जिस दिशा में गति करता है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि धनावेश जिस दिशा में गति करेगा वही दिशा जो है वो धारा की दिशा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक चालक है। इस चालक में अगर पॉजिट्रॉन इस डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या प्रोटॉन्स मान लेते हैं, वैसे मूव तो नहीं करता प्रोटॉन, लेकिन अगर मान लेते हैं कोई भी प्रोटॉन्स अगर इस दिशा में मूव कर रहे हैं तो ये धनावेश की दिशा में हो जाएगा, तो करंट भी हमारा इसी दिशा में गति करेगा। ठीक है, तो इस धारा को, जो धनावेश की दिशा में जो धारा होता है, ये हमारा कहलाता है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन ये लिया गया क्योंकि कन्वेंशन का मतलब यहाँ पे ये है कि धारा की जो दिशा है वो कन्वेंशनल, वो हमने माना है, वो हमारे क्या है? माना गया है कि धारा जो है वो हमेशा क्या होता है? धनावेश की गति की दिशा में होता है। धनावेश जिस दिशा में गति करता है वही दिशा हमारा धारा की दिशा होती है। क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बना रहे थे, जब हमारा ब्रांच ये पूरा बन रहा था, क्योंकि ये ब्रांच यहाँ से 200 से 300 साल पहले बना है पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और जब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जब बन रहा था, शुरुआत इसकी थी जब इसके थ्योरीज बन रहे थे, ठीक है ना, सारी चीज़ों पे हम डिस्कस कर रहे थे, रिसर्चेस कर रहे थे, तो उस कंडीशन में हमें नहीं पता था कि प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। ये बिल्कुल भी नहीं पता है।
ये हमें कब पता चला? ये हमें पता चला 1915 के बाद जाके, 1915 के बाद ऑनवर्ड जाके हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बारे में पता चला। और उसके बाद हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करता है। हमें इससे पहले ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन गति करता है, या इलेक्ट्रॉन नाम की भी कोई चीज होती है। तो हमें तब कैसा क्या पता था? 1915 से पहले जब हम इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिज्म बनाते थे तब हमें ये पता था कि जब भी किसी कंडक्टर में धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब है उस कंडक्टर से कुछ आवेश, धनावेश जो है वो गति कर रहा है। लेकिन 1915 के बाद जब हमने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो हमें क्या पता चला कि प्रोटॉन या जो धनावेशित पदार्थ है या धनावेशित कण है वो चालक के अंदर गति नहीं करता। गति कौन करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला बाद में, ये हमने कन्वेंशन बनाया कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करेगा, इलेक्ट्रॉन की गति के अपोजिट दिशा में धारा को लिया जाएगा। ठीक है, मतलब धनावेश यहाँ पे लिख सकते, सॉरी ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में। ये एक अनफॉर्चुनेट माना, मतलब ये हमारे साथ एक मानव एक हादसा ही है, एक बहुत ही खूबसूरत हादसा ये हुआ है हमारे साथ, ठीक है ना, कि धारा जो है वो इलेक्ट्रॉन के गति की विपरीत दिशा में होता है। अगर ऐसा हमें पहले पता होता कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं वो गति करते हैं, तो शायद हम करंट की जो दिशा है वो हम मानते कि ऋणावेश की दिशा में करंट होता है या होगा। हम ऐसा मानते अगर हमें पता होता पहले कि इलेक्ट्रॉन गति करता है, लेकिन हमें पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन गति करता है, इसलिए हमने क्या माना कि धनावेश जिस दिशा में गति करेगा वही दिशा जो है धारा की भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ये आती है कि धारा की अपनी एक दिशा है, ठीक है, लेकिन दिशा के साथ साथ उसके पास परिमाण भी है। लेकिन दिशा और परिमाण होने के बावजूद भी धारा जो है वो एक अदिश राशि है। क्यों है एक अदिश राशि? क्या रीजन है अदिश राशि का? ये कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पे कि धारा जो है वो एक अदिश राशि क्यों है। ठीक है, इतना नोट कर लेना, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं धारा की, जैसे मान लेते हैं ये एक वायर है, इस पे 3 एम्पीयर का करंट आ रहा है, ठीक है ना। एक और वायर है, इस पे 90 डिग्री पे, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण है ना, और इस पे 2 एम्पीयर का करंट आ रहा है, और यहाँ से एक वायर गया इस दिशा में। तो अब बताइए कि यहाँ पे इस वायर में कितना करंट पास होगा? कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। ठीक है, यहाँ से 3 एम्पीयर का करंट आया, यहाँ से 2 एम्पीयर का करंट आया, और इधर कितना करंट एम्पीयर पास होगा जब ये दोनों वायर एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होगा? कितना जाएगा? जल्दी से लिखिए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमें पता है, लॉजिकली हमें पता है कि अगर 2 एम्पीयर का करंट इधर आ रहा है, 3 एम्पीयर का करंट इधर आ रहा है, तो इसका मतलब 5 एम्पीयर का करंट जो है वो इधर जाएगा नहीं जाएगा? ठीक है, अगर इस एंगल को मैं और कम कर देता हूँ, 60 डिग्री का कर देता हूँ, तो क्या 5 एम्पीयर का करंट 4 एम्पीयर में हो जाएगा, बदल जाएगा? या मैं इस एंगल को मैं 50 डिग्री कर देता हूँ, तो क्या ये वाला करंट चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। हमें पता है क्यों? क्योंकि धारा को जब हम मेजर करते हैं, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, उसको जब जोड़ते हैं, उसको घटाते हैं, तो उस कंडीशन में ये सदिश नियम का पालन नहीं करता है, सदिश नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। ठीक ना, तो धारा जो है वो सदिश के जो नियम है, सदिश बीजगणिती का पालन नहीं करता, सदिश नियम का पालन नहीं करता है। यस, वेक्टर्स लॉ जितने भी है, वेक्टर्स लॉ को कभी भी वो फॉलो नहीं करता है। वेक्टर्स लॉ को फॉलो ना करने के कारण धारा जो है वो एक अदिश राशि है, क्योंकि ये जो हमारा गणितीय मतलब बीजगणितीय जो भी नियम है, उस बीजगणितीय नियम का क्या करता है? ये पालन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं, एक करंट इधर आ रहा है 3 एम्पीयर का, ठीक ना, इधर चला गया, कुछ एम्पीयर यहाँ से, कुछ करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में चला गया, मान लेते हैं इधर 2 एम्पीयर का करंट चला गया, तो बाकी इस दिशा में कितना जाएगा? हमें पता है 3 आया, 2 इधर गया, तो 1 एम्पीयर बचेगा जो इधर जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे इसको निकालने के लिए हम डायरेक्टली सिंपली क्या करें, जो हमारे बीजगणितीय नियम है उन सारे नियमों का यूज करें। तो इसीलिए धारा जो है वो हमारे क्या है? अदिश राशि है। क्लियर है, समझ में आ गया कि धारा एक अदिश राशि क्यों है? क्योंकि धारा सदिश नियमों का पालन नहीं करती है,
नहीं करती है, इसलिए धारा जो है वो एक अदिश राशि। दूसरी चीज मैं एक चीज बता दूं, कोई भी अगर क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उस फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन फिक्स्ड है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अगर फिक्स्ड है, ये अगर चेंज नहीं हो रहा है, अगर किसी भी कोई भी फिजिकल अगर क्वांटिटी है तो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन मतलब दिशा अगर फिक्स्ड है, मतलब एक नियत है, तो वो हमेशा अदिश राशि कहलाती है। जैसे धारा की एक दिशा है कि वो धारा जो है वो हाई पोटेंशियल से कहाँ फ्लो होता है, लो पोटेंशियल, वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो होगा, कभी भी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसकी धारा दिशा जो है फिक्स्ड है। दिशा क्या फिक्स्ड है, हायर टू लोअर। जब हायर टू लोअर है, फिक्स्ड है, तो इसलिए धारा जो है सदिश राशि है। जैसे समय की अगर बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, और समय की अगर बात करें, समय की अपनी एक दिशा है। अगर हम बात करें, हम ऑब्जर्व करें, अगर हम इसको एनालाइज करें, तो हम देखते हैं कि समय जो है वो पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आ रहा है और प्रेजेंट से कहां जा रहा है, फ्यूचर की तरफ। कहां से, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ है और फिर प्रेजेंट से फ्यूचर में। तो दिशा है ना समय की अपनी, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर। हमें पता चल ही रहा है एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। इसकी डायरेक्शन देखेंगे, समय की भी डायरेक्शन क्या है, फिक्स्ड है। कभी भी हम प्रेजेंट से पास्ट में नहीं जा सकते, या कभी भी हम फ्यूचर से प्रेजेंट में नहीं जा सकते हैं, या कभी हम फ्यूचर से प्रेजेंट में पास्ट में नहीं जा सकते, मतलब रिवर्स नहीं जा सकते। करंट की अपनी समय की अपनी एक कंटिन्यूटी, एक डायरेक्शन है, एक फिक्स डायरेक्शन है, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर। इसीलिए समय भी हमारा क्या होता है, अदिश राशि है। क्लियर है। तो धारा, समय, इन सबका अपना क्या होता है, एक फिक्स डायरेक्शन होता है, और फिक्स डायरेक्शन के कारण ये जो है सदिश नियमों का पालन नहीं करता है, और जिसके कारण ये एक अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया कि धारा क्या है, धारा का मात्रक क्या है, विमा क्या है, किस तरीके की राशि है, डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पॉजिटिव चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में होगा करंट, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, इतनी बातें में समझ आ गई है। अच्छा, अगर हम बात करें कि कोई भी सर्किट है, उस सर्किट में करंट किस तरीके से फ्लो होता है, तो देखिए सिंपल सा, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, समझ रहे चीज को, थोड़ा सा वर्किंग समझा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा फील आए। ठीक है, जैसे कंडक्टर है, ए कंडक्टर, इसका ए सिरा है और ये इसका बी सिरा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो एक यहाँ पे एक और क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं। ठीक है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस इलेक्ट्रॉनों के पास अपनी एक थर्मल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा होती है। और इसी ऊष्मीय ऊर्जा के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली क्या होता है, रैंडमली मूव करते रहते हैं। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में मूव करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में मूव कर रहा है, ये इस दिशा में मूव कर रहा है, ये इस दिशा में मूव कर रहा है, ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, ये कंटिन्यूअसली क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, मोशन होता रहता है। तो जब इसके पास थर्मल एनर्जी है, और थर्मल एनर्जी के कारण जब ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, तो इस एक सिंगल वायर के अंदर करंट जीरो क्यों होता है। क्वेश्चन है कि करंट इसके अंदर जीरो क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि धारा जो है वो विद्युत आवेशों का प्रवाह है। विद्युत आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, करंट जनरेट कर सकता है ना। इंटरेस्टिंग। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर, और बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते रहते हैं। तो इसके मोशन के कारण इसके अंदर करंट जनरेट क्यों नहीं होता। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है C, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, यहाँ पे अलग से बना देते हैं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में जाते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इधर से इस दिशा में भी जाते हैं। तो मान लो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस दिशा में चले गए और दो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस दिशा में चले गए, उसके अपोजिट दिशा में चले गए, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से नेट कितना चार्ज पास होगा, तो इस नेट चार्ज कितना पास होगा, जीरो पास होगा, क्योंकि दो चार्ज इधर गए, दो चार्ज इधर गए, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर कितना आवेश पास हो रहा है, जीरो आवेश पास हो रहा है।
तो इसका मतलब है इसके कारण अगर 2 एम्पीयर का करंट बना, इसके अपोजिट में भी 2 एम्पीयर का करंट बनेगा, एक दूसरे को क्या कर देगा, ये कैंसिल आउट कर देगा। जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा तो करंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसीलिए एक वायर में जब तक हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं तो उस वायर में नेट करंट जो है वो 0 होता है। लेकिन जैसे ही इस वायर के क्रॉस अगर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल सेटअप कर देते हैं, मान लेते हैं कि ए जो सिरा है ये 10 वोल्ट पर है और बी सिरा जो है ये 0 वोल्ट पर है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसके अंदर क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। पता है हमें ये 10 वोल्ट, मान लेते हैं ये 10 वोल्ट पर है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारा और ये हमारा न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। या इस तरीके से मान लेते हैं कि इस सिरे पे भी कुछ नेगेटिव चार्जेस है, इस सिरे पर भी कुछ नेगेटिव चार्जेस, जिसके कारण यहाँ पे माइनस का 10 वोल्ट का विभवांतर क्रिएट हुआ है इस नेगेटिव चार्ज के कारण। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस वायर के अंदर क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन सारे इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाएगा। जैसे इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और बिहेवियर चेंज हो गया किस तरीके से होगा मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको समझाता हूँ। तो इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसमें हमारा नेगेटिव चार्ज इस एंड पे, ए एंड और ये बी एंड, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया, इसका पोटेंशियल माइनस का 10 वोल्ट हो गया। और अब इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वर्किंग समझा रहा हूं मैं आपको करंट का, है ना, इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या करेंगे, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, बल को एक्सपीरियंस करेगा। जैसे बल इस पे लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करने लगते हैं। तो इस कंडीशन में अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया अगर यहाँ पे होगा तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से बस एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब उसको पार करके दूसरे साइड इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से केवल इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो जब इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इस वायर के अंदर एक करंट जनरेट होगा, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे आके इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करता रहेगा, न्यूट्रलाइज करता रहेगा, और धीरे धीरे इसका पोटेंशियल कम होता रहेगा। और जैसे इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो सेम उस कंडीशन में करंट यहाँ पे फ्लो होना बंद करेगा। आई बात समझ में? जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करा तो यहाँ इसके अंदर एक करंट पैदा होगा, करंट जनरेट होगा, उस करंट के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करता जाएगा और इस एंड ए एंड पे क्या होता रहेगा, ये इकट्ठा होता रहेगा, कलेक्ट होता रहेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होता रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होता रहेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करता रहेगा। और धीरे धीरे जैसे ही इस एंड पे चार्ज 0 हो जाएगा, इस एंड पे चार्ज 0 हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल 0, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, नॉर्मली सेम अगेन पहला वाला कंडीशन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी वायर से किसी कंडक्टर से अगर करंट को पास कराना है, करंट को अगर फ्लो कराना है, करंट को अगर उसमें से प्रवाहित कराना है, तो इसके लिए कंडीशन है कि वायर के दोनों एंड पे, दोनों सिरों पर एक हमें विभवांतर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हमने विभवांतर क्रिएट कर दिया तो उसी विभवांतर के कारण उसके अंदर से आवेश प्रवाहित हो सकता है। अच्छा, ये विभवांतर क्रिएट करने के लिए और इसी एंड को कंटिन्यूसली पॉजिटिव बनाए रखने के लिए और इस एंड को कंटिन्यूसली नेगेटिव बनाए रखने के लिए हम इस वायर का कनेक्शन क्या कर देते हैं, एक बैटरी के साथ कर देते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये एंड से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये पॉजिटिव या नेगेटिव अगेन क्या बनेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अंदर कंटिन्यूसली करंट क्या होता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। अब यहाँ पे जो बैटरी है, इस बैटरी का वर्किंग क्या, थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखिए बैटरी का काम क्या है, बैटरी के अंदर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन भरे हुए होते हैं।
ठीक ना, जैसे CuSO4 का सॉल्यूशन होता है या ZnSO4 का सॉल्यूशन होता है, ठीक ना, कोई भी विलियन होता है, उस विलियन के अंदर जब तो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं तो उस इलेक्ट्रोड के कारण और विलियन के कारण क्या होता है, उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो उसी केमिकल रिएक्शन से, जिसको रिडॉक्स और रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो उसी रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। और कंटिन्यूसली जो इस बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जीज होती है, वो केमिकल एनर्जीज कंटिन्यूसली कन्वर्ट होती रहती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बैटरी किसी भी एक्सटर्नल सर्किट को सप्लाई करता है, उस सर्किट को कंटिन्यूसली करंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे इसका वर्किंग। तो होता क्या है कि इस एंड से जब इलेक्ट्रॉन इस एंड पे पहुंच जाता है, इस एंड से इस एंड पे जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तो इस एंड से चलना स्टार्ट करता है, बी एंड से एक इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करता है। तो बी एंड से जब इलेक्ट्रॉन चार्ज मूव करता है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जो है किसने सप्लाई किया, एनर्जी किसने सप्लाई किया, बैटरी ने सप्लाई किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ अब ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी, तो क्या कहता है, वो सोचता है मैं तो शेर हूँ, मैं लायन हूँ, ठीक ना, मैं तो बहुत ज्यादा बलशाली हूँ, ये समझता है। और ये समझते हुए वो क्या करता है, धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ता है। और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता है धीरे 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 उसकी एनर्जी क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बी एंड से ए एंड तक पर पहुंचता है, तो बी से जब ए पे पहुंचेगा तो यहाँ पे आते आते इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब अब इलेक्ट्रॉन के पास एक भी एनर्जी नहीं बचा। फिर से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भिखारी बन के किसके पास चला जाता है, बैटरी। बैटरी कह रहे टेंशन मत ले दो, इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, टेंशन मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो बैटरी क्या करता है, फिर से उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एनर्जी देता है और एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से निकलता है, निकल के फिर बी टर्मिनल पे चला जाता है। और बी एंड पे जाके फिर कहता है कि मैं शेर हूँ, मैं बलशाली हूँ, क्योंकि मुझे एनर्जी मिल चुका है। फिर वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बी से ए की तरफ बढ़ता है और धीरे 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 अपनी एनर्जी को वो यूटिलाइज करता है उस कंडक्टर के अंदर चलने के लिए। और धीरे 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 उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है जब वो ए एंड पे पहुंच जाता है। जैसे वो ए एंड पे पहुंचता है फिर से वो क्या बन गया, भिखारी बन गया। और भिखारी बन के फिर वो किसके पास चला जाता है, बैटरी के पास। बैटरी से कहता है कि अब तो मेरी एनर्जी फिर खत्म हो गई। बैटरी क्या कहते हैं, टेंशन मत ले तू, मेरे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। फिर बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी और एनर्जी देता है और फिर वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन फिर बी एंड पे चला जाता है और बी से फिर ए पे आते आते फिर उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करता है और जाते जाते सारी अपनी एनर्जी का यूटिलाइज कर देता है। वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, बल्ब को जलाने में, टीवी को चलाने में, रेफ्रिजरेटर को चलाने में, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फिर से अपनी एनर्जी का यूज करता है। जैसे एनर्जी खत्म हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन फिर से बैटरी के पास आता है, बैटरी फिर से देता है। बैटरी कब तक दे सकता है एनर्जी, जब तक इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगा बैटरी की अपनी एनर्जी खत्म और फिर बैटरी भी भिखारी बन जाता है और सर्किट में करंट फ्लो ना बंद हो जाता है। फिर से हमें क्या करना पड़ता है, बैटरी को फिर चार्ज करना पड़ता है। जैसे चार्ज करते हैं बैटरी के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है और फिर से यही प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो बेसिकली किसी भी सर्किट में बैटरी का काम क्या होता है, उस एक्सटर्नल सर्किट को कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करना, उस सर्किट में कंटिन्यूसली करंट को फ्लो कराना। ठीक है, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बैटरी है। अगर बैटरी नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं हो। देखिए ये तो हो गया हमारा क्या, कि बैटरी का काम क्या है, बैटरी किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो बैटरी का फंक्शन हमने समझ लिया है। अब ये समझते हैं कि अगर किसी कंडक्टर से अगर 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, जैसे ये हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से अगर 1 कूलम का आवेश 1 एम्पियर का धारा जो है वो प्रवाहित हो रहा है, तो इस कंडक्टर के किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। मतलब समझिए कि एक वायर है, इस वायर के क्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट किया है और बैटरी के थ्रू इस कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट हम पास कराते हैं। जब 1 एम्पियर का करंट इसमें से पास कराएंगे तो 1 एम्पियर करंट पास होने के लिए 1 एम्पियर का करंट जनरेट होने के लिए इसके इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन को गुजारना पड़ेगा 1 सेकेंड में। ठीक है ना, तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो I इक्वल टू होता है Q/T
इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई बाय टी। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एन इज इक्वल टू क्या जाएगा आई टी बाय ई, ठीक है। टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड ई इज इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पे n निकालते हैं तो n बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है ना। 10⁻⁹ को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁹ बटे 1.6, ठीक है ना। पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, 1 0 से ले लेंगे तो आ जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18, इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 एम्पियर का करंट अगर पास कराना है, ठीक है ना, या 1 एम्पियर का करंट जनरेट करना है तो उसके लिए उस कंडक्टर की किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को गुजारना पड़ेगा, या इतने इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करना पड़ेगा किसी भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से। मतलब इस कंडक्टर के अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर पास हो रहे 1 सेकंड में, तो इस कंडक्टर में जो करंट पास होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर का करंट होगा। क्लियर है, सिंपल है। तो 1 एम्पियर का करंट प्रोवाइड करने के लिए कंडक्टर में से कितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड पास होते हैं, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, 1 सेकंड के अगर 1 एम्पियर के अगर 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करना है तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो जाएगा। देखिए सिंपली समझते हैं इसको एक बार। 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा, देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होता है, किस तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। तो 1 एम्पियर की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, क्यों, क्योंकि वैद्युत धारा जो है वो मूल राशि है, और मूल राशि के जितने भी यूनिट्स हैं 1 एम्पियर, 1 मीटर, 1 किलोग्राम, जो भी फंडामेंटल यूनिट्स है उनको अलग तरीके से डिफाइन किया गया। इसको भी 1 एम्पियर को भी डिफाइन किया गया है कि अगर 2 चालक तार है, 2 चालक तार हैं, तो ना एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक्चुअल डेफिनेशन है, वो मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बस आपको बता दे रहा हूँ 1 मीटर की दूरी है ना, और इन दोनों में अगर 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट इसमें पास हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट इसमें भी पास हो रहा है, तो अगर इन दोनों के बीच लगने वाला बल 2 गुणा 10⁻7 न्यूटन का हो, 2 गुणा 10⁻⁷, 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन, मतलब किसी 2 धारावाही चालक तार जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित निर्वात में रखा हो, अगर उन दोनों के बीच में कुछ धारा प्रवाहित करने पर उन दोनों के बीच में 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का अगर बल लगता है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की जो मात्रा है वो 1 एम्पियर कहलाता है। तो इस तरीके से 1 एम्पियर को हमने डिफाइन किया है, लेकिन यहाँ पे हम किसी दूसरे तरीके से इसको डिफाइन किया। एक्चुअल डेफिनेशन ये है जो हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, यहाँ पे पढ़ेंगे 1 एम्पियर की डिफाइन। तो यहाँ पे 1 एम्पियर की डेफिनेशन में I इक्वल टू क्यू बाई टी, यदि Q is equal to 1 coulomb and T is equal to 1 second, then I is equal to 1 एम्पियर, क्योंकि 1/1 तो कितना जाएगा 1 एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं यदि किसी चालक तार से प्रति सेकंड 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा की मात्रा 1 एम्पियर होगा, ठीक है। यदि किसी चालक तार से प्रति सेकंड 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा की मात्रा को हम क्या कहेंगे 1 एम्पियर, मतलब उस चालक तार में 1 एम्पियर का करंट पास होगा। तो इस तरीके से भी 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन में अगेन बता रहा हूँ आपको, वो मैग्नेटिज्म में हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ करंट से रिलेटेड फैक्ट्स थे, कुछ टर्म्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट आगे डिस्कस हम करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना,
अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।